चलिए शुरू करते हैं अपनी जीके वाली क्लास, है ना। बिना कोई बातों के लतीफे बांधते हुए आ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? क्या होता है? चांदी। ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। तो विद्युत अगर आपको मान लो जैसे तार यूज करना है बिजली में, अगर आप चांदी का तार यूज करते हैं तो उसमें क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अच्छे से प्रवाहित होते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? अगर इसका नंबर देखा जाए जो आप प्रोडक्ट टेबल में देखते हैं तो वो क्या है, इसका 47 है। चांदी का क्या है? 47 है। तो सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? सबसे खराब क्या सुचालक होता है? आपने अगर नाम सुना हो टंगस्टन। क्या सुना है? टंगस्टन। ठीक है, माफी चाहिए, टंगस्टन वो सबसे खराब सुचालक होता है। ठीक है, बिजली का। ये बात याद रखिएगा। सोना भी बहुत अच्छा सुचालक है। ठीक है, बिजली का अब वो प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो दुर्लभ धातु है ना। तो सोने के तार तो बिछाएंगे नहीं क्योंकि इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जबकि एल्यूमिनियम का आपने अक्सर देखा होगा। क्लियर है? और चांदी का भी आप कम ही देखते होंगे। हाँ, तांबा बहुत अच्छा है। आप ज्यादातर जो देखते होंगे बिजली आप जो लाते हैं कंपनी से, मार्केट से खरीद कर, उसमें आपको तांबे के तार मिल जाएंगे। तो ये क्या है, सब बिजली के बहुत अच्छे सुचालक है। ठीक है, सोने का प्रयोग ना के बराबर होता है। इसके बाद अगला देखें, एकास्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? ध्वनि से। किससे संबंधित है? ध्वनि से। बस इतनी बात याद रखें। किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त होता है हमारे बॉडी में? ठीक है, आपकी जो बॉडी है उसके जो पूरे द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त होता है हमारी बॉडी में? तो वो कितना है? 7%। कितना? 7% होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक में, धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए या लौटा दिया जाना चाहिए? ठीक है, जाना होना चाहिए। जाने माने क्या होता है? जाना चाहिए। तो उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है? 14 दिन। क्या है? 14 दिन। आप जानते हैं कि वित्त विधेयक कौन सा, सॉरी धन विधेयक क्या है आपका, लोकसभा में पारित होता है केवल। और कोई विधेयक धन विधेयक होगा, इसका डिसीजन कौन ले सकता है? कौन ले सकता है? आपके जो क्या होते हैं, एलएस स्पीकर साहब, लोकसभा स्पीकर है। ये उसका विवेकाधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका डिसीजन केवल लोकसभा स्पीकर लेता है। और धन विधेयक हमेशा कहां लाए, कहां पास होता है? लोकसभा में ही लाया जा सकता है। औपचारिकता के तौर पे कहां भेजा जाता है? राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? लोकसभा में, इधर लिखा है राज्यसभा द्वारा, नहीं, लोकसभा द्वारा राज्यसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा देने जाने चाहिए? 14 दिन। कितना? 14 दिन में राज्यसभा को लौटाना होता है। लोकसभा में पारित होता है। ये बात ध्यान रखना, राज्यसभा में ये नहीं पेश किया जा सकता है, केवल और केवल लोकसभा में। राज्यसभा इसे होल्ड रख सकती है केवल 14 दिनों तक। ठीक है। अच्छा, एक क्या है, दो अनुच्छेद है। एक है आपका अनुच्छेद 110 और एक है अनुच्छेद आपका 109। ठीक है, और एक है आपका इसी के नीचे 108। ये थोड़े इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 108 में क्या है आप जानते हैं, कोई मतभेद हो जाए राज्यसभा लोकसभा में, ठीक है, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कौन सी बैठक बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। 109 में यह कहा गया है, जो धन विधेयक है इसकी प्रक्रिया को समझाया गया है। क्या है? इसकी प्रक्रिया को समझाया गया है। जबकि 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखें, बैंक द्रव्य से क्या तात्पर्य है? कुछ नहीं है, नोट। केवल आपकी जेब में जो नोट है, मार्केट में जितने नोट हैं, उसे क्या बोला जाता है? बैंक द्रव्य। सिंपल वा। ठीक है, ये इकोनॉमी में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। तो बैंक द्रव्य से कुछ लिक्विड से मत जुड़ लेना, करेंसी जो नोट होते हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? उनका नाम क्या था? निकोलस और जीन लुमी ने। किसने किया था? निकोलस और जॉन लुमी ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। ये बात याद रखना। क्लियर? वैश्विक स्तर पर बात हो रही। अगर भारत में बात की जाए तो किसने किया था? आपके बहुत फेमस नाम है, 2 मिनट। ठीक है, दादा साहब फाल्के साहब थे, इनके नाम पर दिया जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखना, दादा फाल्के साहब। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है? दादा साहब फाल्के।
इनके नाम से पुरस्कार भी है। सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा पुरस्कार है दादा फाल्के साहब पुरस्कार, ठीक है। इन्हें क्या है, भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। क्लियर है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका। क्या है? पटाका। ये बात याद रखना, ठीक है। मकाऊ जो है क्या है, कंट्री है, ये बात ध्यान रखना। अब मुझे बताओगे कि मकाऊ किस महाद्वीप में है और इसकी राजधानी क्या है। जो भी वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। आगे बढ़े। राशियों की कुल संख्या कितनी है? सभी को पता है, हम तो हफ्ते में, दिन में पेपर में यही पढ़ते हैं। कुछ लोग तो इसी से अपना दिन और हफ्ता दिशा तय करते हैं, मतलब बहुत मानते हैं बहुत सारे लोग। तो कितनी राशियां टोटल? 12 राशियां हैं, ठीक है। 12 राशियों में से राशियों का राजा किस राशि को माना जाता है? सिंह राशि। किस राशि को राशियों का राजा कहा जाता है? सिंह राशि को। आपकी राशि कौन सी है? कमेंट में लिखकर बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। 1862 में भाई की कहां पर? रंगून में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बात ध्यान रखना, क्योंकि 57 की क्रांति कब हुई थी? 1800, जाहिर सी बात है, कब? 57 में हुई थी, ठीक है। और 62 में क्या हो गई थी? बहादुर शाह जफर साहब निकल लिए थे, मतलब उन्होंने धरती छोड़ दी थी, ठीक है। ये अंतिम मुगल सम्राट है, इसके बारे में कभी पढ़ना। ये बहुत बड़ा शायर भी था, है ना। इसने बहुत बेहतरीन बेहतरीन शायरियां भी लिखी हैं, ठीक है, गजलें लिखी हैं वगैरह वगैरह, पढ़ना इसके बारे में, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट जो था कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। ये भी लिखा जाता है, अभी बहादुर शाह द्वितीय लिखा यहाँ पर। आगे, जनगणना किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है, मतलब किसमें शामिल है? तो जनगणना कराने का जो काम है देश में वो किसका है? राज्य, केंद्र का। किसका? संघ का। किसका काम है? संघ का काम है। संघ में भी कौन देखता है जनगणना का कार्यभार? गृह मंत्रालय। अगर आप में से किसी को पता है कि गृह मंत्री कौन है तो कमेंट करके बताएं। बहुत फेमस व्यक्ति है ना। आज बीजेपी के कोर मेंबर है, ठीक है। इन्हीं से संचालित होती है लगभग आपकी इनकी पार्टी। तो किसमें है? संघ सूची में। पहली जनगणना कब हुई थी आपकी? 1872 में। किसके काल में? म्यू के काल में, लॉर्ड मे के काल में क्या हुई थी आपकी पहली जनगणना हुई थी। नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में। काल किसका था? रिपिन का था। और तब से ही प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती आ रही है इस टाइम से, ठीक है। पहली जनगणना कब हुई स्वतंत्र भारत की? वो हुई आपकी 1951 में। कब हुई? 1951 में पहली जनगणना कराई गई थी स्वतंत्र भारत की। वर्तमान जनगणना जो होगी वो कौन सी है अभी? 16वीं। कौन सी है? 16वीं, जो शुरू हो जाएगी 2025 में। क्लियर है। जो वर्तमान में जारी है, जो जनगणना लागू है, वो कौन सी है आपकी? 15वीं जनगणना, जो कब हुई थी आपकी? 2011 में, ठीक है। तो ये जनगणना से संबंधित कुछ प्रश्न है। क्लियर है। जनगणना को जो हेड होता है वो कौन होता है? आयुक्त होता है। क्या होता है इसका? आयुक्त होता है, कमिश्नर। अब मुझे आप आयुक्त का नाम कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, उनके भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, अगली जनगणना के आयुक्त होंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, संघ सूची का ये विषय है। अगला, स्वराज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक, कमाल की पर्सनालिटी, ठीक है। और एक गर्म दल से नेतृत्व करते थे, लेकिन समय के साथ ये भी थोड़े से नरम पड़े। इनके विचारों में एक नरमी देखी जा सकती है। इनको लोकमान्य की उपाधि भी दी गई, ठीक है। इनका वो क्या नाम से नारा भी है कि आज स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे हम लेकर रहेंगे, ठीक है। इनका बहुत फेमस क्या है? कोट है। तो बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था, ठीक। और यहीं से इन्होंने नारा दिया था जब आपका लखनऊ अधिवेशन हो रहा था 1916 में। उस दौरान से आंदोलन प्रारंभ किया इन्होंने, ठीक है, और इस पर बल दिया। अगला क्या है आपका? ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहां होता है? कहां पर होता है? कहां पर होता है? रुद्रप्रयाग में। कहां पर? जहां पर अलकनंदा मिलती है, ठीक है, और मंदाकिनी मिलेगी, वहां पर क्या बनेगा आपका? रुद्रप्रयाग बनेगा। अभी देखते हैं। अभी मैं क्या लेता हूं आपको, अलकनंदा में यहां पर रखूंगा, ठीक है। ये आपकी अलकनंदा है, और एक नदी और है आपकी, कौन सी? धौली गंगा। तो अलकनंदा और धौली गंगा को मिलकर जो बनता है उसको बोला जाता है आपका विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर इसके बाद अलकनंदा और आपकी एक नदी है, कौन सी नदी? पिंडर नदी। इनको मिलकर जो आपका क्या नाम से प्रयाग बनेगा, वो कौन सा बनेगा आपका? कर्ण प्रयाग बन जाएगा। क्लियर है। इसके बाद एक और है अलकनंदा, और अगली है आपकी नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी नदी। तो इनको मिलकर जो बनता है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी को मिलकर जो प्रयाग बनेगा उसे क्या क्या कहा जाएगा?
नंद प्रयाग, क्या कहा जाएगा, नंद प्रयाग, ठीक है। और चौथा मैंने आपको बता दिया, आपको कौन सा है आपका, अलकनंदा और मंदाकिनी से बनेगा रुद्रप्रयाग। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो अलकनंदा और आपकी एक नदी है कौन सी, भागीरथी, ठीक है। मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं, ये है आपकी कौन सी, भागीरथी, और ये आ रही है आपकी अलकनंदा। दोनों की संयुक्त धारा से मिलकर, दोनों की संयुक्त धारा से मिलकर यहीं से कौन सी नदी निकलती है आपकी, गंगा नदी निकलती है। और इसी जगह को आपका क्या बोला जाता है, देव प्रयाग, क्या बोला जाता है, देव प्रयाग। ये बहुत फेमस है, देव प्रयाग बहुत ज्यादा फेमस है, इनका मैंने आपको बता ही दिया है। और जब गंगा और यमुना, फिर जहां पर मान लो यहां से ये कौन सी गंगा जा रही और यहां से यमुना जा रही, जहां पर ये मिलते हैं, जहां पर मिलते उस जगह को क्या कहा जाता है, प्रयागराज, जहां पर जनवरी में क्या शुरू होने वाला है, महाकुंभ शुरू होने वाला है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। तो कह सकते हैं कि गंगा अपने आप में कोई स्वतंत्र नदी नहीं है, वो संयुक्त धाराओं का क्या है, एक जोड़ है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब देखें, प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, कब बिछाई गई थी, 1853 में। कब, 1853 में, ठीक है, अप्रैल का महीना थी, तब बिछाई गई थी, ठीक है, ये बात याद रखना। ये प्रश्न बहुत फेमस है, आप में से कोई बताए कि किसके काल में इसकी शुरुआत हुई थी, किसके काल में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये कहां चली थी, जो आपका मुंबई में है, बोरी बंदर, कौन सी, बोरी बंदर से जो आपका ठाणे, उस समय इसको ठाणे बोला जाता था, ठीक है, ये याद रखना। वहां से यहां तक चलाई गई थी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा इसमें कितने डिब्बे थे और कितने यात्री, ये सब कोई काम की चीजें नहीं होती, ठीक है, ये बात याद रखना। बोरी बंदर से चलाई गई थी, आमतौर पर इसको मुंबई लिखा दिखता है, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई में भी ये बोरी बंदर से शुरू हुई थी, ठीक है। किसके काल में चलाई गई थी, ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आगे, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम क्या था, अलाई दरवाजा, बहुत फेमस दरवाजा भाई साहब, अलाई दरवाजा, ठीक है। ध्यान रखना, कुतुब मीनार को किसने बनाया, ऐबक ने, किसने बनाया, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। अब मान लो ये क्या है आपकी, ये आपकी मीनार है, मीनार में जो गेट बनवाया, उस गेट का नाम क्या है आपका, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसने बनाया था आपका, खिलजी ने, किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था आपका, ये अलाई दरवाजा बनवाया था। जबकि पूरी मीनार बनाने का श्रेय किसे जाता है, ऐबक को जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, ठीक है। इसका निर्माण अलग अलग चरणों में हुआ है, ठीक है। तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार में आप जैसे जाएंगे, एंटर करेंगे, तो वहां पर देखेंगे तो आपको जो मुख्य द्वार मिलता है वो अलाई दरवाजा ही है, जिसका निर्माण खिलजी ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, आदमी कौन था, तो इनका नाम क्या है, बज एल्ड्रिन, क्या नाम है इनका, बज एल्ड्रिन, ठीक है। इनका एक नाम और मिलता है, एडविन, आप 2 मिनट, एडविन एल्ड्रिन भी इनका नाम मिल जाएगा, ये नाम जुड़ा रहेगा, बच की जगह आपको एडविन देखने को मिल जाएगा, ये एक ही नाम है, ये बात याद रखना। एक कौन से व्यक्ति थे, दूसरे व्यक्ति थे, ठीक है, चांद पर उतरने वाले, क्लियर। और जिसके तहत भेजा किसने था इनको, नासा ने, किसने भेजा था, नासा भैया ने भेजा था, अपोलो उस मिशन का नाम था। आपसे मेरा प्रश्न है कि क्या नाम से चांद पर उतरने वाली प्रथम महिला का नाम कौन है, मतलब कौन थी, तो उसका जवाब है शून्य। आज तक कोई भी महिला चांद पर नहीं उतरी है, ये ध्यान रखना। महिलाएं अंतरिक्ष में गई हैं, चांद पर कोई भी नहीं उतरा। अभी तक केवल और केवल चांद पर कितने लोग उतरे हैं, 12 उतरे लोग उतरे हैं, वो भी पूरे के पूरे कौन है, पुरुष हैं, कौन है, पुरुष हैं। और वो भी सब इसी मिशन के साथ संबंधित, जो आपका अपोलो मिशन है ना, उसी से संबंधित थे, उसी में 12 लोग थे, वही लोग उतरे। इसके अलावा अभी तक कोई भी महिला नहीं गई, तो महिलाओं की संख्या शून्य है। कोई भारतीय भी अभी तक चांद पर नहीं पहुंचा है, ठीक है, चांद पर सॉरी उतरा नहीं, ये बात ध्यान रखना। अंतरिक्ष में पहुंचे थे राकेश शर्मा जी, कौन, राकेश शर्मा साहब, ठीक है, वो भी रूस की सहायता से। लेकिन अभी तक उतरा कोई भी भारतीय नहीं है, और महिला तो अभी विश्व में कहीं भी नहीं उतरी, उसकी संख्या तो शून्य है, चाहे भारत हो चाहे आपका विश्व हो। आगे बढ़ते हैं, 12 उतरे, वो भी अभी तक पुरुष नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न देखें, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, कौन था, बेनेगल नरसिम्हन राव, ठीक है, कौन, बेनेगल नरसिम्हन राव। ये क्या थे, ध्यान रखना, ये आपकी जो संविधान सभा है उसके ये क्या है, सदस्य नहीं थे, ये बात क्लियरिटी रखना है, पूछा गया है। सदस्य नहीं थे, केवल क्या थे आपके, सलाहकार थे, क्या थे, सलाहकार थे।
और उस वक्त के क्या थे, एक तरीके के आईएएस थे। क्या थे? आईएएस अधिकार थे। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कोर्ट, मतलब बहुत ही विद्वान आत्मा, बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्तित्व थे। उस समय क्या थे? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में न्यायाधीश थे। और अपने यहाँ न्यायाधीशों की क्या स्थिति है, कल आपने केस देखा होगा किस तरीके से एक बेंगलोर का इंजीनियर आत्महत्या कर लेता है। उसने सुसाइड नोट लिखा है, पूरा वीडियो बनाया है और वो आरोप लगा रहा है जो सेशन जज, जो लोकल कोर्ट है, और वो महिला ही निकली दुर्भाग्य से, और कारा वो मतलब करप्शन के चार्ज लगा रहे कि मिला हुआ, जुडिशरी मिली हुई है। हैरत में डालती है बात। ठीक है, ये बात ध्यान रख। आगे बढ़ते हैं। तो बीएन राव क्या थे? सलाहकार थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ये फिर से रिपीट हुआ, हम पहले भी पूछ चुके हैं। ठीक है, कब हुआ था? 1930 में मार्च में शुरू किया था। और कब तक चला था आपका? 6 अप्रैल। ठीक है, 1930 तक चला था। साबरमती से शुरू हुआ, गांधी जी इसको लेकर चले थे। ठीक है, इसमें जो लोगों की संख्या थी वो कितनी थी आपकी? 79 लोग इसमें शामिल होते। गांधी ने वहां जाकर नमक बनाया था। ठीक है, इसे नमक मार्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। काले वन कहां पाए जाते हैं? जर्मनी में। कहां पाए जाते हैं? जर्मनी में। आपने इनका एक नाम और सुना होगा, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से केक भी बिकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में क्या पाए जाते हैं? काले वन पाए जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं काले पेड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं। वहां जो पर्वत है उनके आधार पर ये नाम पड़ा हुआ है। क्लियर है? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लव शासकों ने। किसने की थी? पल्लव शासकों ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। बस इतना आप याद रखें। आगे, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, अब देखो इधर बहुत सारे लोग हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरोजिनी नायडू है। पीडीएफ में जो हमारी पीडीएफ है पीपीटी, इसमें सरोजिनी नायडू थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसमें योगदान किया था ना, ये बात ध्यान रखिएगा। एक नाम इसमें क्लियर नहीं ले सकते, तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा कहें कि अटपटा है। आगे आइए। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? वो कैसा है आपका? संरचनात्मक स्वरूप पाया जाता है। बस आपको यही याद रखना है अर्थव्यवस्था का, क्योंकि बेरोजगारी में कई प्रकार होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, आदर्श बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, बहुत सारी रोजगार के क्रम होते हैं। अपने भारत में कौन सी है? संरचनात्मक पाई जाती है। अगला, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? कौन था? ट्रेगवेली। कौन थे? ट्रेगवेली थे। जनाब कहां से आते थे? नॉर्वे देश से आते थे। नॉर्वे की राजधानी आप कमेंट में लिखकर बताइए। नॉर्वे की राजधानी कमेंट में लिखकर बताइए। अच्छा, अभी क्या होता है, जैसे मान लो पीएससी का अभी पेपर होगा। अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन? आपके जो मोहन यादव है। कौन है? मोहन यादव। वो भी कहा? जर्मनी के दौरे पर थे। तो ऐसे में एमपीपीएससी विद्यार्थियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जर्मनी के बारे में पूरा जान ले, जर्मनी की राजधानी जान लें, जर्मनी के जो नदियां हैं अगर कोई इंपोर्टेंट है वो देख लें। ठीक है, इसके अलावा वो क्या किसी समुद्री सीमा से लगता है वो देख लें, आसपास के उसके जो देश हैं वो देख लें, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, पीएम है, उसको समझ लें। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे समझ मालूम चलता है कि आप अवेयर हैं, जागरूक हैं, आपको पढ़ने का तरीका पता है। तो अभी मध्य प्रदेश के सीएम वहां गए हुए थे, तो ऐसे पढ़ा जाता है। क्लियर है? वो एकदम से मुझे ध्यान आया। ठीक है, तो नॉर्वे के थे ट्रेगवेली साहब, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव ये पहले थे। ठीक है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील, ब्राजील। ठीक है, ये बात याद रखना, ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत किस नंबर पर है? भारत है 6वें नंबर पर। कॉफी उत्पादन में भारत 6वें नंबर पर। ठीक है, भारत में अगर कॉफी की बात की जाए तो आपको सामान्यतः यह स्थिति कहां देखने को मिलेगी? कर्नाटक। कर्नाटक में भी एक जगह है बाबा बुदान की पहाड़ी। बाबा बुदान की पहाड़ी। और बाबा बुदान ये क्या था? अरबी यात्री आया था, वो लेकर आया था कुछ बीज, उसने वहां पर लगा दिए, तब से इसी के नाम पर बाबा बुदान की पहाड़ी क्या है? नाम है। और भारत में जो अच्छी क्वालिटी की कॉफी होती है उसका नाम क्या है आपका? अरेबिका। अरेबिका नाम की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होती है? भारत में पाई जाती है। ठीक है, जबकि विश्व में सबसे महंगी कॉफी है, उसका नाम क्या है आपका? कॉपी लुवाक। और यह कॉफी जो है भाई साहब कैसे बनती है आपको जानकर हैरानी होगी, यह बिल्ली के मल से तैयार की जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो बिल्ली का अपशिष्ट होता है उससे निकलकर ये बनाई जाती है। सबसे महंगी कॉफी है कॉफी लुवाक, ये बात याद रखना, थोड़ा बहुत सर्च करना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? किसमें निपुण था? सुलेखन कला में। किसमें? सुलेखन कला में। मतलब पढ़ा लिखने वाला आदमी था, लेखन कला में बहुत ही सक्षम और दक्ष व्यक्ति था। हालांकि इसे पागल भी कहा जाता है इसकी योजनाओं के कारण, इसकी कहें कि
जो इसने गलत नीतियां बनाई थी, राजधानी परिवर्तित की तो लोग भी परिवर्तित कर दिए, बोला तुम भी साथ में चलो, इस टाइप के इसने फैसले लिए थे, है ना। सांकेतिक मुद्रा इसकी बहुत चर्चा में रहती है, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इसी ने करवाया था। अगला, क्वार्टाज किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से। किससे? सिलिकॉन ऑक्साइड से क्या बनता है? क्वार्टेज बनता है। आगे बिल्कुल क्लास अंतिम चरण में भाई साहब। कला की गांधार शैली का विकास किसके काल में हुआ? किसके? कनिष्क के काल में हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों, ये कौन सी, एक तो गांधार शैली और एक फेमस है आपकी मथुरा शैली। दोनों की दोनों शैलियां किससे संबंधित हैं? ये आपकी बुद्ध धर्म से संबंधित है। किससे हैं? बुद्ध धर्म से संबंधित। क्लियर है? ये बात याद रखना। कनिष्क के समय क्या हुई? विकसित हुई थी, ठीक है, ये उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित हुई, ये बात याद रखना। इसके बाद मथुरा शैली, कनिष्क के काल में ही आपको ध्यान हो, जो मैंने बताया भी था पिछले, चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी, ठीक है, कुंडल वन में। कहां पर हुई थी? कुंडल वन में। क्लियर है? बता सकते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? आपके वासुमित्र। कौन थे? चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। संरक्षण किसका था? कनिष्क का था। हुई कहां थी? कुंडल वन में। आगे बढ़ते हैं। हॉटमेल के सृजनकर्ता कौन है? कुछ नहीं जानना है, सिर्फ एक शब्द याद रख ले, कौन? सबीर भाटिया। सबीर भाटिया भारत में पढ़े, अमेरिका गए, वहां पर उन्होंने क्या हुआ? हॉटमेल का सृजन कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है भारत में? कौन देखता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। इसका ये काम है, राष्ट्रीय आय का, है ना, नेशनल इनकम जो होती है उसका आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ये देश है, ठीक है, इस देश में कुछ लोग हैं, ठीक है, लोग हैं, ये कुछ पैसा कमाएंगे, इनमें कुछ संस्थाएं भी हैं, कुछ कंपनी भी है, पार्ले जी भी है, टाटा भी है, ठीक है, आसपास बहुत सारी कंपनी, कुछ पैसा कमाएंगे, इन सब की टोटल इनकम मार दी जाएगी, उसी को क्या कह दिया जाता है? राष्ट्रीय आय कह दिया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये देसी विदेशी सब हो सकते हैं, फिर जीडीपी निकाली जाती, फिर वहां पर पैमाना बदल जाएगा। तो राष्ट्रीय आय में देखा जाता है कि लोगों ने मिलकर कितना पैसा कमाया, इनमें सबकी, टाटा की भी इनकम ले लेंगे, ठीक है, आपके पड़ोस के अंकल की भी ले लेंगे, आपकी भी इनकम शामिल कर ली जाएगी, ठीक है, लोगों की जो नौकरी कर रहा है, उनकी जो व्यापार कर रहा है, उनकी जो सरकारी नौकरी कर रहा है, सबके टोटल इनकम मिला देंगे, जो टोटल आएगा उसी को क्या कह दिया जाएगा? राष्ट्रीय आय कह दिया जाएगा। जैसे फैमिली आय होती ना, है ना, फैमिली इनकम, वैसे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला राजपथ रॉय। बस इतना नाम याद रखे और कुछ नहीं, किताबों में केवल पर्सनालिटी का नाम याद रख ले, ठीक है। लाला राजपथ राय क्या है? इसके लेखक थे। अगला, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसे एक नाम से और जाना जाता है, एनएसडी, एनएसडी के नाम से। ये कहां पर है? आपका न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। यहाँ से बहुत बड़े 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 एक्टर यहाँ से ही निकलते हैं, बॉलीवुड के, खासतौर से पुराने। आजकल तो एक नेपोटिज्म का आरोप इसलिए लगता है कि माता पिता है तो एनएसडी जाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम मिल जाता है। लेकिन जो पहले आए एक्टर, तो यहाँ पर आपको अगर एक्टर बनना है, ठीक है, एक्टिंग में जाना चाहते हैं, तो दिल्ली चले जाइए, एनएसडी में एडमिशन लीजिए, वहां पर आपको एक्टिंग सिखाई जाएगी। तो क्लियर है? तो ये आज के आपके 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब वगैरह वगैरह सब कुछ कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, है ना, जय हिंद।